इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 6 टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। तो What would a traveler visit a medieval town expect to find? तो एक जो ट्रेवलर है मतलब एक पर्सन जो कि ट्रेवल कर रहा है, घूम रहा है एक मेडिवल टाउन में, एक पुराने शहर में, तो वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। ये डिपेंड करता है कि वो टाउन किस तरीके का होगा। वो टेम्पल टाउन होगा मतलब वो मंदिरों का शहर होगा, या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होगा मतलब राजा वगैरह या फिर वहाँ की सरकारी काम होता होगा। वहाँ पर कमर्शियल टाउन होगा या फिर पोर्ट टाउन होगा मतलब यहाँ पे व्यापार होता होगा या तो वहाँ पर। तो नेम से हम लोग को पता लग जाता है पॉसिबिलिटीज के बारे में कि अच्छा इस चीज के लिए ये जगह का इस्तेमाल किया जाता होगा या फिर ये काम यहाँ पर ज्यादा होता होगा। कहीं पर मंदिर ज्यादा होंगे तो लोग वहां पर तीर्थ यात्रा करने आते होंगे। कहीं पर अगर व्यापार ज्यादा होता होगा तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा यहाँ पे व्यापारी होंगे, है ना, बिजनेसमैन ज्यादा होंगे। तो इस तरीके से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इनफैक्ट काफी सारे जो टाउन्स होते थे ना, एक जैसे कि एक ही शहर में बहुत सारे टेम्पल्स भी होते थे और वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी होते थे, कमर्शियल सेंटर्स भी होते थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होता था। मतलब एक पर्टिकुलर शहर में भी सारे के सारे काम हो सकते थे, है ना। ऐसा भी हो सकता था जैसा आजकल के शहर होते हैं, हर चीज होती है आजकल के शहरों में। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट जगहें थी जहां पर काफी ज्यादा, जैसे कि सूरत हो गया, हम्पी हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, यहाँ पर काफी क्या होते थे, ट्रेड सेंटर्स थे। ये ट्रेड सेंटर्स थे और आर्टिशंस के सेंटर्स थे। सूरत में डायमंड की क्राफ्टिंग होती थी, है ना। मसूलीपट्टनम में यहाँ पर व्यापार काफी अच्छा होता था, मतलब एक जगह इंडिया से बाहर भी सामान भेजा जाता था इन जगहों से। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, अब हम इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, कल्चरल सेंटर, ठीक है, टेम्पल से रिलेटेड इन सब चीजों के बारे में अच्छे से देखेंगे। हम लोगों ने चैप्टर 2 में चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। तो लेट्स ट्रैवल इन आवर इमेजिनेशन टू थांजावुर। तो हम लोग अपनी इमेजिनेशन में सोच करके चलिए थांजावुर चलते हैं। थांजावुर जो थी ना वो कैपिटल्स थी चोला की लगभग 1000 साल तक। इट वॉज 1000 years ago। और ये जो थी ना लगभग आज से कई हजार साल पहले हमारे टाइम से रही है। और कैपिटल थी किसकी, ये इंपॉर्टेंट है कि थांजावुर चोला डायनेस्टी की कैपिटल थी। पेरेनियल रिवर का मतलब होता है जो रिवर, जो नदी 12 महीने बहती है, जैसे कि गंगा, यमुना और साउथ में कावेरी यहाँ पर बहती थी। इस ब्यूटीफुल टाउन के पास कावेरी नदी बहती थी। यहाँ पर आप लोग राजराजेश्वर टेम्पल राजराजेश्वर टेम्पल हम लोगों ने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में कि किंग राजराज चोल ने बनवाया था। वहां पे हम इस टाउन में एंटर करेंगे तो हमें घंटियां भी सुनाई दे जाएंगी राजराजेश्वर टेम्पल में जो बज रही होंगी। टाउन के लोग, जो मतलब शहर के लोग, आर ऑल प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट कुंजमल्लम राजराजा पेरुथचनम who was proudly carved his name on the wall. It is a massive शिवलिंग। तो मतलब वहां पर वो प्रेज कर रहे होते हैं, उस आर्किटेक्ट की तारीफ कर रहे होते हैं जिसने इतना खूबसूरत ये मंदिर बनाया है और मैसिव शिवलिंग भी बनाया है। वहां पर काफी बड़ा शिवलिंग बनाया है। बिसाइड्स द टेम्पल के अलावा देयर आर प्लेसेस विद मंडप्स और पवेलियंस मतलब एक तरह से रास्ते होते हैं जाने के लिए। किंग होल्ड कोर्ट इन दीज मंडप्स। वो जो मंडप्स थे, इलाके थे, मतलब एरिया था, वहां पर किंग अपना कोर्ट लगाते थे। कोर्ट मतलब जैसे कि अपना दरबार लगाते थे, अपने ऑर्डर्स इशू करते थे कि कैसे कैसे काम करना है। देयर आर ऑल्सो बैरक्स ऑफ आर्मी के बैरक्स भी होते थे। आर्मी के बैरक्स का मतलब है कि आर्मी वहां पर इकट्ठा होकर के भी रुकी होती थी और जैसे कि अटैक करना है, अपने देश को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए होती थी। टाउन इज बस्लिंग विथ मार्केट सेलिंग ग्रेन्स। अब टाउन में मार्केट्स भी होते थे जो अनाज बेच रहे होते थे, मसाले, कपड़े, ज्वेलरी, ये सारी की सारी चीजें बेच रहे होते थे। आज के टाउन्स भी ऐसे ही होते हैं आजकल के शहर, है ना। और सलिया और वहां पे क्या होता था, वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम द वेल्स एंड टैंक्स। तो वेल्स, कुओं से, टैंक्स वगैरह से शहरों के लिए पानी आराम से भेज दिया जाता था। सलिया वीवर ऑफ थांजावुर एंड द नियर बाय टाउन ऑफ उरियर आर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स फॉर फ्लैग्स टू बी यूज्ड इन द टेम्पल फेस्टिवल। ठीक है, तो जो सलिया है वो वीवर है, मतलब कपड़े बुनने वाले हैं, थांजावुर के पास के रहने वाले हैं। और थांजावुर में और उरियर थांजावुर और उरियर आसपास के टाउन्स हैं, उनके लिए मतलब झंडों के लिए कपड़ा ये बना रहे हैं क्योंकि एक कोई फेस्टिवल आने वाला है उसके लिए। फाइन कॉटन फॉर द किंग एंड नोबिलिटी एंड कोर्स कॉटन फॉर द मासेस। फाइन कॉटन एकदम अच्छा सा कॉटन जो है, कॉटन का कपड़ा किंग के लिए, नोबिलिटी के लिए मतलब बड़े लोगों के लिए, और कोर्स कॉटन मतलब थोड़ा सस्ता कॉटन ये बना रहे हैं आम लोगों के लिए। सम डिस्टेंस अवे एट सवाई मलई द स्थापितीज or sculptures are making exquisite bronze idols and tall ornamental bell metal lamps। और देखिए थोड़ी ही दूरी पर जो है
स्वामी मलई द स्थापिति, मतलब जो स्कल्प्टर्स थे ना, स्कल्प्टर्स होते हैं जो मूर्तिकार को स्कल्प्टर्स कहते हैं। तो ये स्कल्प्टर्स बनाने का काम कर रहे हैं। ब्रॉन्ज की मूर्तियां, ठीक है, आइडल्स होती है, मूर्तियां काफी बड़ी बड़ी बेल्स, मूर्तियां ये ब्रॉन्ज की बना रहे हैं, तांबे की। अब आता है टेम्पल्स, टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर। टेम्पल टाउन्स क्या होता है? थांजावुर इज ऑल्सो नोन एज अ टेम्पल टाउन। थांजावुर को हम टेम्पल टाउन भी कहते हैं। टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट करता है काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न अर्बनाइजेशन का। अर्बनाइजेशन होता है शहरीकरण, शहरों के बसने का, किस तरीके से शहर बसते हैं ये हमें टेम्पल टाउन से पता लग जाता है। प्रोसेस जिससे सिटीज डेवलप होती हैं, ठीक है, वो हमें समझ में आ जाता है। अर्बनाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच सिटी डेवलप्स। टेम्पल्स वर often central to the economy and society। टेम्पल्स जो है ना वो सेंट्रल होते थे, मतलब काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होते थे इंसान की जिंदगी का और पैसे से रिलेटेड चीजों के लिए भी। कैसे? अब देखते हैं। रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डेटीज। रूलर्स जो होते थे ना वो कई सारे टेम्पल्स बनाते थे अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए, अलग अलग डेटीज, अलग अलग भगवान के लिए। वो टेम्पल्स को काफी सारे मतलब लैंड, जमीन दिया करते थे, पैसा दिया करते थे ताकि बड़े बड़े रिचुअल्स वगैरह हो सके, होते ना धर्म अनुष्ठान वगैरह हो सके, और फीड कर सके पिलग्रिम्स को, मतलब जो तीर्थ यात्री आए उनको खाना खिलाया जा सके, प्रीस्ट वगैरह जो है वो सेलिब्रेट कर सके फेस्टिवल। पिलग्रिम्स इकट्ठा हो जाते थे टेम्पल के पास और वहां पर डोनेशन मतलब दान वगैरह भी दिया करते थे। अब आता है मेटल बेल, है ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अब लॉस्ट वैक्स टेक्निक ये इंपॉर्टेंट है, आप देखते हैं कि क्या होती थी ये। तो ब्रॉन्ज इज एन अलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टिन। तो ये हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ेंगे भी आप लोग कि ब्रॉन्ज जो है ना वो कॉपर और टिन से मिलकर के बना हुआ होता है। बेल मेटल contains a greater proportion of tin other than other kinds of bronze। तो जो बेल बनती है ना, घंटी बनती है, उसमें ज्यादातर क्या होता है कि उसमें ब्रॉन्ज में टिन काफी ज्यादा मिला होता है ताकि उससे साउंड प्रोड्यूस हो सके। तो टिन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है ना, इसलिए जो घंटियां बनती हैं उसमें क्या होता है, ब्रॉन्ज में टिन काफी ज्यादा मिला होता है। चोला स्टैचू हम लोगों को दिखते हैं, चोला स्टैचूज जो है ना वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाए जाते हैं। देखिए कितने खूबसूरत स्टैचू ये लोग बनाते थे। चोला का जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक है उसमें क्या होता था, आप लोगों को इमेजिन करना है। फर्स्ट एन इमेज वाज मेड ऑफ वैक्स, मतलब आपने मोम से कोई एक इमेज बना दी, मूर्ति बना दी, क्योंकि मोम से किसी मूर्ति को बनाना आसान होता था। इट वाज कवर्ड विद क्ले, फिर उसके बाद आपने पहले मोम से बना दी, ठीक है, क्या था अंदर, मोम थी, मोम से आपने कोई मूर्ति बना दी, फिर उसके चारों तरफ आपने उसको मिट्टी से ढक दिया और मिट्टी से ढकने के बाद आपने उसको सूखने के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट इट वाज हीटेड, आपने सूखने के लिए उसको छोड़ दिया, फिर उसके बाद आप उसको गर्म करते थे और एक टाइनी सा होल बना देते थे एंड अ टाइनी होल वाज मेड इन द क्ले कवर। जैसे कि आपने अंदर वैक्स थी ना, ठीक है, वैक्स के ऊपर आपने मिट्टी लगा दी, मिट्टी ने फिर वैक्स, जो वैक्स की शेप थी वही मिट्टी ने उसकी शेप अपनी ले ली, फिर आप उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे, फिर आप उसको गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे ना आप, तो आप जो वैक्स है ना, मतलब आप जो मिट्टी है आपकी बाहर लगी हुई है उसमें एक आप छेद सा कर देंगे। जब आप छेद कर देंगे ना, द मोल्टन वैक्स वाज ड्रेन आउट थ्रू द होल, तो वैक्स जो है ना वो इस होल से बाहर की तरफ निकल जाएगी। देन मोल्टन वैक्स वाज पोर्ड इनटू द क्ले मोल्ड थ्रू द होल, और फिर उसके बाद वही जो होल आपने बनाया था ना जिससे वैक्स बाहर निकली थी, आप उसमें क्या करेंगे, मोल्टन मेटल, पिघली हुई मेटल डाल देंगे, और फिर मेटल जब ठंडी हो जाएगी तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगी और वो जो शेप थी ना क्ले की वो ले लेगी अपने आप में, और फिर उसके बाद हम क्ले को हटा देंगे और हमारी मूर्ति बन जाएगी पॉलिश करने के बाद। बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां इस तरीके से बनती थी। तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें होता था पहले आपने वैक्स से बना दी, मोम से बना दी कोई भी चीज, फिर उसके ऊपर आपने मिट्टी का लेप लगा दिया, सूखने दिया, सूखने के बाद आपने उसको गर्म किया, गर्म करने से पहले आपने वो जो मिट्टी का ढांचा इस टाइप का आपने बना दिया था उसके ऊपर उसमें एक छेद कर दिया। फिर जब आप गर्म करेंगे तो आपको पता है मोम पिघल के निकल जाएगी उस छेद में से। अब उसी छेद की हेल्प से आप पिघली हुई कोई मेटल जैसे कि ब्रॉन्ज उसमें डाल देंगे, फिर उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, तो वो जो ब्रॉन्ज थी वो बिल्कुल मिट्टी का जो ढांचा था ना उसकी शेप की वो बन जाएगी। फिर हम मिट्टी उतार देंगे, उसकी पॉलिशिंग सफाई कर देंगे और इस तरीके की खूबसूरत सी आप पिक्चर बना सकते हैं। तो ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ कृष्ण सबड्यूइंग द सर्पेंट डीमन कालिया, तो कालिया को, कृष्ण जो है कालिया को दबा रहे हैं, मतलब लड़ रहे हैं उससे, उसके बारे में है। तो
टेम्पल्स अथॉरिटीज जो होती थी ना, यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। तो टेम्पल्स पे क्योंकि बहुत ज्यादा दान वगैरह आता था, तो वो ट्रेड व्यापार को फाइनेंस करते थे, बैंकिंग लोगों को जैसे कि पैसे उधार वगैरह भी दिया करते थे, मतलब जैसे जरूरत के लिए लोगों को पैसे दिया करते थे। ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, वर्कर्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स एक्सेट्रा सेटल्ड नियर द टेम्पल टू केटर टू इट्स नीड्स एंड दोज ऑफ द पिलग्रिम्स। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, टेम्पल के आसपास जो वहाँ के पंडित थे वो भी उसके आसपास रहने लगे। आर्टिसंस जैसे कि डांसर्स डांस करा करते थे, और जो माली हो गया, बगीचा वगैरह देखने वाले, क्योंकि गार्लैंड मतलब फूल चढ़ाए जाते हैं भगवान को, तो पास में बगीचा होना चाहिए, उन पे माला चढ़ाई जाती है ना। फिर आर्टिसंस अच्छे से साफ सफाई करने के लिए अलग अलग तरीके के जो है लोग वहां पर मंदिरों के आसपास रहने लगे। द टेम्पल 10 ग्रू टेम्पल टाउन्स। तो टेम्पल टाउन्स बनने लगे। कोई बहुत बड़ा आपने मंदिर बनाते हैं, उसके लिए आपको पुजारी चाहिए, वहां पे लोग आएंगे। अब लोग आएंगे तो वहां पे प्रसाद चढ़ाएंगे, तो प्रसाद के लिए लोग साइड में बैठ गए, फूल चढ़ाएंगे तो फूल बेचने के लिए बैठ गए। फिर बच्चे आते हैं, बच्चों को कुछ चीजें खरीदनी होती है, खेलना होता है। तो इस तरीके से ना एक मंदिर के आसपास पूरी की पूरी इकोनॉमी डेवलप हो जाती है, बहुत ज्यादा व्यापार वहां पर होने लगता है। टाउन्स एमर्ज्ड अराउंड टेम्पल सच एज दोज ऑफ भिल्ल भिल्स और विदिशा इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो टाउन्स मतलब कई कई इलाकों में, जैसे कि मध्य प्रदेश के विदिशा में भी टेम्पल टाउन्स डेवलप हुए। सोमनाथ के गुजरात में भी टेम्पल टाउन्स डेवलप हुए, क्योंकि ये जो मंदिर थे काफी इंपॉर्टेंट थे और इनके आसपास शहर बस गए। अदर इंपॉर्टेंट टेम्पल टाउन्स इंक्लूडेड कांचीपुरम, मदुरई तमिलनाडु में, और तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। तिरुपति बालाजी में कितने ज्यादा लोग जाते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में है ना। तो उसके आसपास के इलाके डेवलप होने लगते हैं। पिलग्रिम सेंटर ऑल्सो स्लोली डेवलप इनटू टाउनशिप। और पिलग्रिम सेंटर, पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। तो पिलग्रिमेज सेंटर्स जो थे वहां पे टाउन्स बनने लगे, जैसे कि वृंदावन उत्तर प्रदेश में खूब बड़े शहर बन चुके हैं। तिरुवन्नमलई जो है तमिलनाडु में, ये एग्जाम्पल्स हैं इस तरीके के टाउन्स के। वृंदावन पूरा का पूरा शहर ही बस गया, क्योंकि लोग वहां पर खूब आते थे, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं। फिर हम अजमेर को देखते हैं, राजस्थान में, जो कि कैपिटल थी चौहान किंग्स की 12th सेंचुरी में। लेटर वो सूबा हेडक्वार्टर बन गया मुगल्स के अंडर। मतलब अजमेर शरीफ की दरगाह पे बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, है ना। और फिर वहां पर हम लोग को एक्सीलेंट एग्जाम्पल जो रिलीजियस को एग्जिस्टेंस का दिखता है, कि हिंदुओं के भी हैं और इस्लाम धर्म का भी वहां पर हम लोगों को प्रचार प्रसार देखने के लिए मिलता है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो सेलिब्रेटेड सूफी संत थे, मतलब काफी ज्यादा इनको माना जाता था, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वो यहाँ पर सेटल्ड हो गए 12th सेंचुरी के बाद आकर के, और काफी सारे लोग जो हैं अब वहां पर इनको वही ना प्रेयर करने जाते हैं। डिवोटीज फ्रॉम ऑल क्रीड्स, हर जगह के लोग इनकी दरबार पे आते थे, इनकी दरगाह पर आते थे इनसे मन्नतें मांगने के लिए। नियर अजमेर इज अ लेक। अजमेर जो शहर है उसके पास एक लेक है, पुष्कर, विच हैज अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। तो पुष्कर लेक है वहां पर अजमेर के पास, जिसके मतलब लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब आता है अ टाउन ऑफ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। छोटे छोटे टाउन्स, छोटे छोटे शहर किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ने लगे। फ्रॉम 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 8th सेंचुरी के बाद सब कॉन्टिनेंट वॉज डॉटेड विद सेवरल स्मॉल टाउन्स। तो 8th सेंचुरी के बाद सब कॉन्टिनेंट जो इलाका था, मतलब वहां पे छोटे छोटे टाउन्स बसने लगे थे। प्रोबेबली emerged from large villages, मतलब बड़े बड़े विलेज हो गए, फिर उसमें से ही टाउन निकल के आने लगे। They usually had मंडपीका और मंडी ऑफ लेटर टाइम्स टू विच नियर बाय विलेजेस बॉट देयर प्रोड्यूस टू सेल। तो मंडी होती थी, हर गांव में मंडी होती है, हर शहर में मंडी होती है। तो जो किसान वगैरह अपने उगाते थे वो मंडी में आकर के बेच दिया करते थे, ये होता था। फिर उसके बाद दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट्स कॉल्ड हाट होते हैं ना, हाट लगते हैं जहाँ पे सबको सामान मिल जाता है। वहाँ पे काफी सारी दुकानें होती थी और वहाँ पे आराम से व्यापार अपना करते थे। इसके अलावा काफी सारे आर्टिसंस भी हम लोगों को स्ट्रीट्स पर दिख जाते थे, जैसे कि पॉटर्स जो घड़े बनाते हैं, ऑयल प्रेसर्स तेल निकालने वाले, शुगर मेकर्स जैसे गुड़ चीनी बनाने वाले, टॉडी मेकर्स मतलब वो होता है ना टॉडी वगैरह, थोड़े नशा वगैरह चीजें, और इसमें स्टोव, मतलब हर तरीके के सुनार लोहार हर कोई आपको वहां पर हाट पर मिल जाएगा। आप जो सामान लेना चाहें वो ले सकते हैं। वाइल सम ट्रेडर्स लिव इन टाउन्स, अदर ट्रेवल्ड फ्रॉम टाउन टू टाउन। कुछ ट्रेडर्स जो थे वो एक ही शहर में रहा करते थे, बट कुछ थे जो एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे अपना सामान बेचने के लिए, जिसकी मेले लगते हैं। मैनी केम फ्रॉम फार एंड नियर टू दीज टाउन्स टू बाय लोकल articles and sell products of distant places like hot salt, camphor, saffron। तो देखिए क्या होता था कि एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो अपने इलाके का सामान दूसरे इलाकों में बेचते थे, जैसे कि घोड़े बिकते थे, नमक बिकता था, कैम्फर कपूर बिकता था, सेफ्रॉन होती है ना
केसर बिकता था और ये सारी की सारी पेपर मसाले वगैरह इन बाज़ारों में बेचे जाते थे। ये देखिए टेम्पल टाउन मतलब किस तरीके से हार्ड लग रहा है, अलग अलग लोग यहाँ पर व्यापार करने आए, ये इसकी एक पिक्चर है। यूजुअली सामंत और इन लेटर टाइम्स जमींदार, सामंत ही जमींदार बन गए थे बाद में कि मतलब जमीनों के मालिक हैं, आप लोग हमें रेंट पे करो, इस तरीके से काफी फोर्टिफाइड प्लेसेस बनाते थे इन और नियर दीज टाउन्स, मतलब टाउन्स के आसपास काफी मतलब एक तरीके से इसको वॉल से घेर करके इन इलाकों को रख देते थे ताकि अटैक वगैरह ना हो, प्रोटेक्ट करने के लिए। दे लेविड टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, जो व्यापारी होते थे उन पे वो टैक्स लगाते थे, आर्टिजन्स, आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड एंड समटाइम्स डोनेटेड द राइट टू कलेक्ट दीज टैक्सेस टू लोकल टेम्पल्स। तो इन लोगों ने अपने क्योंकि एरिया को प्रोटेक्ट कर रखा था तो ये टैक्स लिया करते थे उन आर्टिसन से जो कि आया करते थे व्यापार करने, और कई बार अपना जो राइट है टेम्पल्स को दे देते थे कि टेम्पल टैक्स कलेक्ट करेगा, विच हैड बीन बिल्ड बाय देमसेल्व्स और बाय रिच मर्चेंट्स, मतलब खुद ने उन्होंने बनाए होते थे मंदिर या फिर किसी और रिच मर्चेंट ने बनाए होते थे, तो कई बार टैक्स लेने का अधिकार किसी मार्केट का मंदिरों को भी दे दिया जाता था। These rights were recorded in inscriptions that have survived to this day, और ये जो राइट्स हैं, जो हक दिए जाते थे ना मंदिर को टैक्स कलेक्ट करने के, इनको बहुत ही अच्छे से सहेज के रखा जाता था। आगे है टैक्सेस ऑन मार्केट्स। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द 10th century inscription from राजस्थान। राजस्थान का 10th century का इंस्क्रिप्शन है, वो हमें टैक्स बताता है क्या क्या होता था। They were taxes in kind on, जैसे कि शुगर एंड जेगरी और डाइज वगैरह ये सब टैक्स लिए जाते थे, ठीक है। बिसाइड्स इस टैक्स के अलावा ट्रेडर्स पे भी टैक्स लगते थे और मेटल्स मतलब जैसे कि मेटल्स वगैरह जो बेच रहे हैं उन पे भी लगते थे, तो अलग अलग कैटल फॉडर अलग अलग प्रकार से टैक्स लिया जाता है, जैसे गुड़ के रूप में टैक्स ले लिया और डाई के रूप में जो मतलब आप काम कर रहे हो उसके रूप में आपने टैक्स ले लिया। प्रेजेंट डे आजकल टैक्स तो ज़्यादातर मनी के फॉर्म में ही लिया जाता है, अदर क्या अब तो मनी के फॉर्म में ही टैक्स लिया जाता है। अब आता है ट्रेडर्स, बिग एंड स्मॉल, बड़े और छोटे व्यापारी। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, कई तरीके के ट्रेडर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। इनमें बंजारे होते थे, चैप्टर 7 में हम लोग देखेंगे कि बंजारे जो है वो जंगलों में घूम घूम कर एक जगह से दूसरी जगह व्यापार किया करते थे। काफ़ी सारे ट्रेडर्स होते थे, especially horse traders formed associations with headmen who negotiated on their behalf with warriors who bought horses। तो horse traders होते थे कि मतलब एक headman होता था, वो एक तरह से होता है ना डीलर टाइप का होता है, वो डील करता था फिर बाकी सारे लोग उसको बेच दिया करते थे। ट्रेडर्स को काफ़ी सारे किंगडम से, काफ़ी सारे इलाकों से, जंगलों से पास करना होता था, इसलिए वो लोग कारावान में ट्रैवल करते थे, मतलब ग्रुप्स में ट्रैवल करते थे। फॉर्म्ड गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, और गिल्ड फॉर्म करते थे। अब गिल्ड क्या होता है? गिल्ड एक तरीके से ग्रुप होता है, जैसे कि आजकल की एसोसिएशंस होती है ना कि हम लोग के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे, कोई हमारे साथ गलत ना करे, इस तरीके से गिल्ड पहले ज़माने में बना लिए जाते थे, जैसे कि आज की एसोसिएशंस होती हैं कि भाई ये ट्रेडर्स एसोसिएशन है, ये फार्मर्स एसोसिएशन है, इसी टाइप से कि हम लोग इकट्ठा होकर के अपनी डिमांड रखेंगे और अपनी मांगे पूरी करवाएंगे। देयर वर सेवरल सच गिल्ड्स इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में इस तरीके के गिल्ड्स हमें काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं 18th सेंचुरी के बाद। मोस्ट फेमस बीइंग मणिग्रामम एंड नंददेसी। मणिग्रामम और नंददेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट गिल्ड्स हैं। ये गिल्ड्स ट्रेड करते थे काफ़ी ज़्यादा अपने देश में भी, ठीक है, पेनिनसुला में भी, साउथ ईस्ट एशिया में भी और चाइना में भी। मतलब ये जो मणिग्रामम और नानादेसी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा व्यापार किया करते थे। अब आता है देयर वर ऑल्सो कम्युनिटीज़, काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ थी जैसे कि चेत्री और मारवाड़ी ओसवाल, वो who went on to become the principal trading groups of the country। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग ग्रुप्स, व्यापार के ग्रुप बन गए हमारे देश में। गुजराती ट्रेडर्स जैसे कि हिंदू बनियाज हो गए, मुस्लिम भोरा हो गए, है ना, और इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी कास्ट ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट किया, तो आपको नाम बताने पड़ेंगे कि चेत्री और मारवाड़ी ओसवाल, ठीक है, ये हो गया। फिर गुजरात में एक हिंदू बनिए बहुत ट्रेड करते हैं और मुसलमानों में भोरे बहुत ज़्यादा ट्रेड करते थे पहले ज़माने से ही। ये ट्रेड कहाँ कहाँ होता था? अलग अलग देशों के साथ, जैसे हमने देखा चाइना के साथ भी होता था। रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, ये इलाकों के नाम आपको याद रखने हैं। रेड सी जो है वो हमारा वेस्ट एशिया वाले रीजन में पड़ता है, अरेबियन पेनिनसुला है ना, वहाँ पर पड़ता है, तो ये इलाके इंपॉर्टेंट हैं। और क्या क्या बेचते थे? टेक्सटाइल, कपड़े बेचते थे, मसाले बेचते थे, है ना, और इनके एक्सचेंज में क्या क्या मिलता था? गोल्ड, सोना मिलता था, क्योंकि हमारे देश में सब होता था। हम लोग तो सोना ही लेकर के आते थे दूसरे देशों से, क्योंकि हम सिर्फ बेचने जाते थे, वो हमसे खरीदते थे सोने के रूप में। तो ज़्यादातर हम लोग जो है हमारे देश में सोना आता था, आइवरी आता था, ठीक है।
और हमारे देश में सोना बहुत ज़्यादा आता था कहाँ से? अफ्रीका से। अफ्रीका में सोने की काफ़ी ज़्यादा खदानें हैं, तो सोना हमारे देश में अफ्रीका से बहुत ज़्यादा आता था। स्पाइसेस, टिन, चाइनीज़ ब्लू पॉटरी एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। तो चाइना की ब्लू पॉटरी, सिल्वर भी आती थी साउथ ईस्ट एशिया से, चाइना से, है ना। तो ये सारा का सारा सामान हम लोग व्यापार करते थे काफ़ी ज़्यादा एक अलग अलग देशों से। टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब। वेस्ट कोस्ट मतलब जो इस तरफ है वहाँ पे अरब लोग रहा करते थे, पर्शियन, चाइनीज, जूइस एंड सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे ट्रेडर्स रहा करते थे वेस्ट कोस्ट में। मतलब हमारा जो वेस्ट कोस्ट है ना, वो आप कह लीजिए केरला वाला जो रीजन हो गया, महाराष्ट्र, गोवा वाला रीजन, गुजरात, ये सारा वेस्ट कोस्ट में आता है। इंडियन स्पाइसेस और क्लोथ्स जो है ना, वो काफी ज्यादा रेड सी के पोर्ट्स में बेचे जाते थे, और इटालियन ट्रेडर्स ना इनको काफी ज्यादा खरीदते थे, और इवेंचुअली मतलब रेड सी के थ्रू होते ही यूरोपियन मार्केट्स में वो पहुंचते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंडिया के सामान को वहां पे पसंद किया जाता था। और ये व्यापार कौन करता था? ये सारे के सारे अरब लोग व्यापार करते थे, क्योंकि यूरोपियंस को ना इंडिया तक आने का रास्ता नहीं पता था उस टाइम तक। तो स्पाइसेस ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, स्पाइसेस जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो होते हैं। ट्रॉपिकल मतलब जैसे कि देखिए, आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि ये हमारी अर्थ है, इसके बीच में इक्वेटर होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है। इसके बीच वाला जो इलाका होता है ना, इसको हम लोग ट्रॉपिक्स कहते हैं। ट्रॉपिक्स में ना जो टेम्परेचर है वो काफी मतलब ना बहुत ज्यादा ठंड होती है ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ पर मसाले उगाए जा सकते हैं, जैसे कि पेपर, सिनामम, ठीक है, ये सारी जिंजर वगैरह, नटमेग वगैरह। तो यहाँ पर इसलिए तो यूरोप के लोगों को ये मसाले काफी ज्यादा पसंद आने लगे थे। इंडिया का कॉटन बहुत अच्छा होता था, तो इवेंचुअली इंडिया के ट्रेडर्स जो है काफी ज्यादा सामान खरीदते थे, और बहुत ही ज्यादा इंडिया के सामानों की डिमांड थी। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। 8th क्लास में हमारा है कि किस तरीके से अंग्रेज, फिर और पोर्टुगीज वगैरह इन लोगों ने भारत की खोज कर ली, इंडिया पहुंच गए, और कैसे इन्होंने व्यापार करना शुरू किया, और जो अरब ट्रेडर्स थे किस तरीके से इनको पूरी तरीके से यूरोपियंस ने निकाल दिया देश से। दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे बोर हो चुके हो तो मैं आपके लिए एक ऐप, हमें काबुल के बारे में बताया गया है। काबुल जो है आज के अफगानिस्तान में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर 16th सेंचुरी में काफी ज्यादा व्यापार होता था। काबुल, कांदाहार जो है ना, वो सिल्क रूट से जुड़े हुए थे। और इसमें एक हमें ट्रेडर के बारे में पता लगता है, जीन बैप्टाइस्ट ट्रेवर्नियर। दिस इज इंपॉर्टेंट कि जीन बैप्टाइस्ट ट्रेवर्नियर कौन था? ये एक डायमंड मर्चेंट था, ये डायमंड का व्यापारी था, और इसने एस्टिमेट किया था कि जो काबुल में है ना, वो ट्रेड होता है लगभग 30,000 घोड़े जो हैं at Kabul amounted to ₹30,000. A diamond merchant estimated that the horse trade at Kabul amount to 30,000 रुपीज एनुअली। मतलब पूरे साल में खूब अच्छा खासा व्यापार होता है घोड़ों का, और ये उस समय बहुत बड़ा व्यापार होता था। जैसे कि आज हमें 30,000 ज्यादा नहीं लगते, बट उस समय पे बहुत बड़ा अमाउंट था ये। और कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता था ड्राई फ्रूट्स लाने के लिए, डेट्स, कार्पेट, सिल्क, ठीक है, काबुल से। इवन फ्रेश फ्रूट्स, ठीक है, काबुल से इंडिया में पहुंचाए जाते थे, और स्लेव्स को भी लाया जाता था सील के लिए। तो काबुल के बारे में बता रहे हैं, और इम्पोर्टेंट है, ये यूपीएससी में आया था कि हु वाज जीन बैप्टाइस्ट ट्रेवर्नियर, क्या उसको डायमंड के बारे में पता था? तो यस, ही नो अबाउट डायमंड बिकॉज ही वाज अ डायमंड मर्चेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, अगर एक वीडियो में करेंगे तो 1 घंटे से ज्यादा का हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कैसा।